तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी किसके बारे में, हम जो पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया के बारे में। तो उसमें हमने दो इन्वेजन्स के बारे में बात की थी। पहला था जो इन्वेजन हुआ था वो अरब की तरफ से हुआ था, और जो दूसरा इन्वेजन हुआ था वो हमारा हुआ था तुर्क आक्रमण, यानी कि जो टर्किश इन्वेजन हुआ था भारत पर। तो उनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे अपने इस टॉपिक में, जो मेडिवल इंडिया में, मेडिवल हिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत में। तो उस विषय में हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जो बात की थी लास्ट टॉपिक में, वो बात की थी हमने महमूद गजनबी के बारे में, ठीक है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है उसको लूट कर लेकर गया था, ठीक है। और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तुड़वाई थी और उसे ही मूर्ति भंजक कहा जाता था इसलिए। तो हमने जो कल लास्ट क्लास में बात की थी, किसके बारे में बात की थी, हमने की थी महमूद गजनबी के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1000 से 1030 तक था भारत में। उसके बाद जो सेकंड टर्किश इन्वेजन होता है भारत में, वो कौन करता है। देखो, हम जो बात कर रहे थे, अगर हम बात करें, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, अबाउट मेडिवल इंडिया के बारे में। किसके बारे में? मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे हम, ठीक है। इसमें हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी महमूद गजनवी के बारे में। उसके बाद जो सेकंड तुर्की आक्रमण होता है, आप लिख सकते हो सेकंड टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। तो वो कौन था जो भारत पर होने वाला दूसरा अटैक किया था, तुर्की आक्रमण, दूसरा आक्रमणकारी वो कौन था? तो आप सब जानते हो, मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। अगर हम मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड की बात करें तो ये भारत में कब आया था? अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये 1175 में भारत आया था और लगभग 1206 तक ये भारत में रहा था। देखो, जो मोहम्मद गौरी आया था भारत में, किस उद्देश्य के साथ आया था? देखो, इसको पता था क्योंकि जब 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था महमूद गजनबी ने, तो महमूद गजनबी वहाँ से काफ़ी अपार धन संपदा लूट के ले गया था, और एक जो सोने से जड़ित एक गेट था, एक दरवाज़ा था, उसको भी लूट कर ले जा रहा था। लेकिन बीच में जाटों ने उसे रोक दिया और जाटों ने उससे सारा धन छीन लिया एक तरीके से, और वो वहाँ से भाग निकला। लेकिन बाद में 1000 जो अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में जाटों के ही खिलाफ किया था, वो इसी, जो कहने का मतलब, एक धन लूटने के उद्देश्य से भारत आए थे ये। और भारत, क्योंकि भारत को क्या क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया कहा जाता था, शुरू से ही भारत सोने की चिड़िया रहा है। तो इसी उद्देश्य से भारत आते थे, ठीक है ना, भारत आते थे। और लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी आया था, इसका उद्देश्य क्या नाम है तुम्हारा, इसका उद्देश्य भी कुछ सेम ही था। कहने का मतलब ये है कि जो मोहम्मद गौरी था ये भी धन लूटने के उद्देश्य से आया था, लेकिन साथ ही साथ क्यों आया था? ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आया था। कहने का मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उस समय ये आया कहाँ से था? अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो हमारे जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, कहने का मतलब सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में एक जो हमारा गजनी पड़ता है, गजनी के उत्तर में एक गौर पड़ता है, गौर साम्राज्य पड़ता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो मध्य एशिया में गजनी के उत्तर में एक डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करती थी जिसका नाम है गौर साम्राज्य। क्या नाम है? गौर साम्राज्य। तो इसी गौर साम्राज्य से ये भारत आया था। कौन? मोहम्मद गौरी। तो उस समय जब ये मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी से पहले गौर साम्राज्य में क्या हुआ था? देखो, जो गौर साम्राज्य है, यहाँ पर एक रूलर रूल किया करता था। कहने का मतलब इसी का ही बड़ा भाई था, मोहम्मद गौरी का ही बड़ा भाई था, जिसका नाम था अलाउद्दीन। क्या नाम था? अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन यहाँ पर गौर साम्राज्य में अपना शासन स्थापित किया हुआ था इसने, जो अफगानिस्तान में पड़ता है गौर डायनेस्टी, ठीक है ना। जो गजनी है, गजनी के उत्तर में ही क्या पड़ता है? हमारा गौर साम्राज्य पड़ता है, गौर नामक जगह पड़ती है, उसी में ही गौर साम्राज्य है, ठीक है ना।
तो उसी गौर साम्राज्य का ये शासक था अलाउद्दीन। तो इस अलाउद्दीन ने क्या किया था, पूरी की गजनी पर अधिकार कर लिया था। पूरी गजनी पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन के बारे में, जो किसका छोटा बड़ा भाई था, मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था। इसी अलाउद्दीन ने पूरी गजनी को जलाकर राख कर दिया था। लगभग 7 दिनों तक गजनी आग की लपटों में जलती रही। ठीक है ना। इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन वो शासक था जिसने पूरी गजनी को तबाह कर दिया था आग लगाकर, और लगभग 7 दिन तक गजनी बेतहाशा जलती रही। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो अलाउद्दीन था और ये मोहम्मद गौरी था, इनके बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ। किसके लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, कि हमें अपना साम्राज्य जो फैलाना है वो कहाँ से कहाँ तक फैलाना है, इसको लेकर इनके बीच में एक संधि हुई। ठीक है। इसी को लेकर ही इनके बीच में एक संधि हुई थी। ठीक है। पहले तो बात, संधि हुई थी। जो ये मोहम्मद गौरी है, ये अपना साम्राज्य या अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करेगा। जो मोहम्मद गौरी है, ये अपने साम्राज्य का विस्तार किसकी ओर करेगा, पूर्व की ओर करेगा। जो ये हमारा अलाउद्दीन है, ये अपना साम्राज्य का जो विस्तार करेगा, ये जो अपना विस्तार करेगा साम्राज्य का, ये पश्चिम की ओर करेगा, विस्तार पश्चिम की ओर करेगा। ये संधि हुई थी इन दोनों के बीच में। फिर क्या था, अलाउद्दीन के बाद जो ये मोहम्मद गौरी था, ये गजनी का शासक बना, यानी कि गजनी का या गौर का, गजनी में ही गौर। ठीक है ना। तो गजनी का ये शासक बना कौन, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन के बाद। और इसने अपना साम्राज्य पूर्व की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया। पूर्व मतलब जो हमारा भारत है, भारत की तरफ इसने विस्तार किया। तो बस फिर क्या था, जब मैंने बताया आपको, जब अलाउद्दीन ने पूरी गजनी को आग लगा दिया था और पूरी गजनी लगभग 7 दिनों तक आग की लपटों में जलती रही बेतहाशा। ठीक है। तो इसीलिए इस अलाउद्दीन को इतिहासकार कहते हैं इसे जहां सोज। इसीलिए इतिहासकारों का मत है कि इसे जहां सोज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है ना। जहां सोज कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता, जहां सोज, जिसका ही मतलब होता है दुनिया को जलाने वाला। क्या, दुनिया को जलाने ही वाला क्या होता है, जहां सोज, या विश्व को जलाने वाला, विश्व को जलाने वाला। ठीक है। ये रही अलाउद्दीन के बारे में बात। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जब अपना साम्राज्य का विस्तार मोहम्मद गौरी ने पूर्व की ओर करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम गौरी के बारे में जान लेते हैं। देखो, मोहम्मद गौरी की अगर मैं बात करूं, अगर इसका वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम की बात करें मोहम्मद गौरी के, ठीक है ना, इसका वास्तविक नाम लिखो। इसका वास्तविक नाम की अगर मैं बात करूं, तो इसका वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी। ठीक है। या इसी को हम मोहम्मद शाम भी कहते थे। ठीक है, मोहम्मद शाम, शहाबुद्दीन गौरी इसका वास्तविक नाम था, जो अफगानिस्तान के गौर डायनेस्टी से आया था। ठीक है। जो अफगानिस्तान की गौर साम्राज्य से भारत आया था, साम्राज्य से भारत आया था। किस उद्देश्य से भारत आया था, भारत से धन लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने उतार लिया हो तो बता दीजिए मुझे। ठीक है ना। चलो मैं मिटाता हूं इसे। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, इसका रूलिंग पीरियड कब से कब तक था, 1175 से 1206 ईस्वी तक। 1206 ये जब दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। ठीक है।
अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं शुरू से, ठीक है। पहले लिखो इसका वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम इसका क्या था? शहाबुद्दीन गौरी था इसका, शहाबुद्दीन गौरी, ठीक है ना। लिखो शहाबुद्दीन गौरी। लिखो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी, जिसका वास्तविक नाम ही क्या था? शहाबुद्दीन गौरी। जब ये भारत आया था तो उस समय भारत की क्या कंडीशन थी, भारत में क्या चल रहा था? अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में एक जगह पड़ती थी, उस टाइम में जो जगह पड़ती थी वो भारत में ही थी। तो उस समय लाहौर में, अगर मैं लाहौर में बात करूं तो लाहौर में खुसरो शाह का शासन था। क्या? खुसरो शाह का। लाहौर में कौन रूल कर रहा था? खुसरो शाह रूल कर रहा था, जो अंतिम शासक था किस डायनेस्टी का? गजनी का, ठीक है, गजनवी वंश का या गजनी डायनेस्टी का, जो गजनी वंश का अंतिम शासक था, गजनी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। और उस समय जब हम लाहौर में हमने बात की, लाहौर में खुसरो शाह अपना शासन कर रहा था, जो गजनी का अंतिम शासक था। उसके बाद मुल्तान में क्या चल रहा था? अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में उस टाइम में जब गजनी से भारत, ये गौर से जो भारत आया था, कौन? मोहम्मद गौरी। उस समय मुल्तान में करमाथी जाति के मुसलमानों का अधिकार था। मुस्लिमों का अधिकार था किस पर? मुल्तान पर, ठीक है, जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। ये लाहौर भी कहां पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में। तो लाहौर में खुसरो शाह शासन कर रहा था, गजनी वंश का अंतिम शासक था, और मुल्तान में करमाथी जाति के मुसलमानों का अधिकार था। ये करमाथी एक जाति होती है मुस्लिमों में जो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करती है। किसको? शिया कम्युनिटी को, ठीक है। मुस्लिमों में दो कम्युनिटी होती है, एक तो सुन्नी होती है, ठीक है, एक शिया कम्युनिटी होती है। तो इसमें ये था, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में जब ये मुल्तान में शासन कर रहा था, करमाती जाति के मुसलमानों का अधिकार था मुल्तान पे, जो सिया कम्युनिटी थी। उस समय सिंध में क्या हो रहा था? अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध में उस टाइम पीरियड में, सिंध में, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? खुमरा वंश चल रहा था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी देवल, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? देवल। तो ये चीज हो रही थी जब मोहम्मद गौरी भारत आता है, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ही एक संसवानी टर्किश था। कौन था? एक संसवानी तुर्क था, ठीक है ना। तुर्कों में ये कम्युनिटी होती है संसवानी। तो ये संसवानी ही तुर्क कौन था? मोहम्मद गौरी था, जिसका 1175 में आगमन हुआ। लिखो फर्स्ट अटैक। मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो कब किया था? ठीक है, मिटा दूं इसे। मोहम्मद गौरी ने अपना जो पहला आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किया था। किसके खिलाफ किया था? मुल्तान के खिलाफ, ठीक है। मुल्तान पर उस समय कौन सा रूल किया कर रहे थे? किसका अधिकार था? तो आप बताओगे, करमाथी जाति के मुसलमानों का अधिकार था। करमाथी जाति के मुसलमानों का अधिकार था, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद उसने अपना दूसरा आक्रमण जो किया था, ठीक है, ये करमाथी जाति के मुसलमानों का अधिकार था, इस पर इनको पराजित किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। कब? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया इसने। उसके बाद 1178 ईस्वी में ये कहाँ बढ़ा? गुजरात की तरफ। क्योंकि इसको पता था जिस तरह मोहम्मद गौरी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धन था, ठीक इसी उद्देश्य से ये गुजरात की तरफ बढ़ा। ठीक इसी उद्देश्य से 1178 ईस्वी में ये गुजरात की तरफ बढ़ा। तो गुजरात में एक जगह पड़ती है अनहिलवाड़। क्या पड़ती है?
अनहिलवाड़ा, तो यह कहाँ पर पड़ती है? पाटन में पड़ती है। पाटन कहाँ पर है आप बताओगे? गुजरात। तो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गया था। और उस समय गुजरात में एक डायनेस्टी चला करती थी, जिसमें डायनेस्टी थी चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश था यहाँ पर, और इसी का एक शासक था जिसका नाम था भीमदुत्य। क्या नाम था? भीमदुत्य, या इसी को इतिहास में हम मूल राजदूत्य कहते हैं। मूल राजदूत्य कहते हैं, ठीक है। जब ये गुजरात के अनहिलवाड़ की तरफ गया, पाटन शहर में जहाँ पर रानी की बाब है, ठीक है, 1178 ईस्वी में इसने अपना आक्रमण करना सोचा, जो उसका दूसरा आक्रमण था भारत में, ठीक है ना। तो जैसे ही सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तो भीमदुत्य ने जब ये गुजरात की सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, कौन? मोहम्मद गौरी। तो भीमदुत्य ने अपनी माता के नेतृत्व में, जिसकी भीमदुत्य की माता का नाम था नायिका देवी। अगर मैं इनकी माता का नाम की बात करूं, माता थी नायिका देवी। नायिका देवी के नेतृत्व में, नायिका देवी के नेतृत्व में भीमदुत्य ने इस पर क्रॉस अटैक कर दिया था, ठीक है ना। भीमदुत्य ने किस पर? गौरी पर क्रॉस अटैक कर दिया था। जैसे ही भीमदुत्य जो अपनी सेना लेकर किसकी तरफ बढ़ा? मोहम्मद गौरी की तरफ। तो मोहम्मद गौरी की सेना कमजोर पड़ी किसके आगे? भीमदुत्य की सेना के आगे। बस इसे अपने पैरों तले पीछे भागना पड़ा, और भीमदुत्य ने नायिका देवी के नेतृत्व में उसका पीछा करते हुए राजस्थान के माउंट आबू में इसको पराजित किया था। तो इसकी जो पहली हार थी, भारत में पहली हार ही कौन सी थी? 1178 में भारत में पहली हार मोहम्मद गौरी की, ठीक है ना। कौन सी थी? ये थी 1178 में गुजरात की हार, ठीक है ना। कहाँ पर पराजित किया था? राजस्थान के माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया। किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पैरों तले वापस भागा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको बंदी बना लिया गया था, किसके द्वारा? भीमदुत्य के द्वारा। लेकिन नायिका देवी के कहने से इसको माफ कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं इसको बंदी बना लिया था, इसने माफ़ी मांगी थी, और इसने माफ़ी मांग कर अपने आप को छुटकारा पाया और भाग गया वहाँ से। और फिर ये अपना भाग कर कहाँ कर गया? किस तरफ गया? उत्तर भारत की तरफ। और इसने काफ़ी टाइम तक उत्तर भारत में ही शासन किया। कहने का मतलब उत्तर भारत में ही शासन किया। इसके बाद लिखो, यह मैंने बात किया, यह गुजरात में जो गुजरात की हार थी, ये भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। उसके बाद उसने इसके एक साल बाद ही, यानी कि 1178 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। उसके एक साल बाद ही 1179 ईस्वी में खुसरो शाह पर आक्रमण किया था इसने। किस पर? खुसरो शाह पर। जो मैंने बताया था वो लाहौर में शासन कर रहा था। कौन? आप बात करते हो 1179 की। अगर मैं बात करूं 1179, 1178 के बाद एक साल बाद ही इसने लाहौर के शासक खुसरो शाह पर आक्रमण किया था। खुसरो शाह पर आक्रमण किया और उसको पराजित किया और लाहौर पर अपना अधिकार प्राप्त किया। भाई 1175 में पहला आक्रमण किस पर किया था? मुल्तान पर। मुल्तान के कर्माथी जाति मुसलमानों पर अधिकार किया था। उसके बाद 1178 में उसकी पहली हार हुई थी राजस्थान के माउंट आबू में। किसने हराया था? भीमदुत्य ने हराया था, अपनी माता नायिका देवी के नेतृत्व में, ठीक है। भीमदुत्य किस कम्युनिटी को बिलोंग करता था? किस वंश से संबंधित था? तो आप बताओगे कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था। कौन सा वंश था? चालुक्य डायनेस्टी थी, ठीक है ना। इसी भीमदुत्य को हम इतिहास में मूलराजदूत्य कहते हैं। उसके बाद एक साल बाद ही मोहम्मद गौरी ने 1179 में लाहौर के शासक खुसरो शाह को पराजित किया और उस पर अधिकार कर लिया। अब बात, इतिहासकार कहते हैं लगभग एक दशक तक इसने उत्तर भारत पर ही अधिकार रखा अपना, ठीक है ना। उत्तर भारत में ये शासन करता रहा। कब तक? एक दशक तक। तो उसके बाद क्या होता है देखो जरा।
लिखो 1188 ईस्वी में, कब 1100, जब मैंने बताया 1179, लगभग 1188 ईस्वी की बात है। तो 1188 ईस्वी में इसने भटिंडा पंजाब पर आक्रमण किया। किस पर? भटिंडा पंजाब पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1188 ईस्वी में। लगभग भाई मैंने बात की 1179 में उसका किस पर आक्रमण किया था? लाहौर में खुसरो शाह शासन कर रहा था, उसी पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया और उसके बाद लगभग 1 दशक तक वह अपना शासन उत्तर भारत में ही करता रहा। लेकिन जब 10 साल, लगभग 10 साल के करीब 1188 ईस्वी में भटिंडा पंजाब पर उसने आक्रमण किया और एक वहां पर तबर हिंद का किला पड़ता भटिंडा पंजाब में। कौन सा किला? तबर हिंद का किला, तबर हिंद का किला। और ये तबर हिंद का किला किसका था? ये था पृथ्वीराज चौहान का। किसका? पृथ्वीराज चौहान, या इसी को हम बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसी का किला हुआ करता था ये पृथ्वीराज चौहान का। और 1188 ईस्वी में ही भटिंडा पंजाब पर आक्रमण किया किसने? गौरी ने। ठीक है ना। तो बस यहीं से कहानी स्टार्ट होती है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। क्योंकि जो जैसे ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को कि उसके तबरकंद के किले पर तबर हिंद किले पर अधिकार कर लिया गया है, यहीं से विवाद शुरू होता है। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज जो चौहान था वो गौरी के समकालीन था और इसका जो शासन था वो कहाँ से कहाँ तक था? तो आपको सबको पता होगा दिल्ली, ठीक है ना, राजस्थान का सांबर, ठीक है ना, और साथ में अजमेर। तो ये इसका क्षेत्र था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। इसी क्षेत्र में ये अपना शासन किया करता था। ठीक है। तो इसी क्षेत्र में एक डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करती थी जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी, चौहान या चाहमान वंश। तो इसी चौहान या चाहमान वंश से ये पृथ्वीराज चौहान था। और इस चौहान या चाहमान वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? आप बताओगे। इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अजमेर। कौन सी थी? अजमेर। ठीक है ना। ये चौहान या चौहान वंश की राजधानी थी जो कहाँ किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है ना। उसके बाद अब मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो पृथ्वीराज चौहान था इसका जो क्षेत्र था जहां पर ये शासन किया करता था, दिल्ली था, राजस्थान था, सांबर था और अजमेर था। इसी अजमेर या राजस्थान वाले क्षेत्र में एक डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करती थी जिसका नाम था चौहान या चाहमान वंश, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अजमेर। अब ये पृथ्वीराज चौहान की अगर मैं बात करूं तो इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था, दरबारी कवि, जिसका नाम था क्या? चंद्रवरदाई। तो ये चंद्रवरदाई था। इसी ने एक पुस्तक लिखी थी। किसने? चंद्रवरदाई ने, जिसका नाम था क्या? पृथ्वीराज रासो। ये क्या था? महाकाव्य था। तो ये पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदाई, जो किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान का। इसी पृथ्वीराज रासो जो है, इसी में पृथ्वीराज चौहान की विजयों का वर्णन दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान कैसा प्रतापी शासक था, सारे का सारा कुछ किस में बताया गया? पृथ्वीराज जो चंद्रवरदाई की पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और जो इसके शासनकाल में युद्ध हुए थे उन दोनों युद्धों का भी वर्णन किस में मिलता है? पृथ्वीराज चौहान की जो दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, उसी की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद लिखो, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो थी एक महाकाव्य था। ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है ये बताता है कि उस टाइम पीरियड में मोहम्मद गौरी ने 16 से 17 बार आक्रमण किया था। ये बात बताता ही कौन? चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। लेकिन ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं था अगर हम बताएं, क्योंकि ये बात कुछ इतिहासकार कहते हैं। जो चंद्रवरदाई जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि मोहम्मद गौरी ने 16 बार आक्रमण किए, जिस तरह किसने किए थे? महमूद गजनबी ने किए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का एक्चुअली में कहने का मत ये था
कि केवल 2 ही युद्ध हुए थे किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच, जो इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। ठीक है, उन युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, जो पहला युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी था वो अपनी सेना लेकर आया था, और दूसरी तरफ कौन था, पृथ्वीराज चौहान था। तो बस 1191 में ही होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। लिखो 1191 में कौन सा होता, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है ना, आप कह सकते हो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कहां पर होता है, बताओ ये युद्ध। तो आप सभी को पता होगा, हरियाणा में एक जगह पड़ती है तरावनी। कहां पर, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, हरियाणा में एक जगह पड़ती है तरावनी। तो इसी तरावनी के मैदान में कौन सा युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच होता, तो आप बताओगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, और पराजित होता है, जब ये पराजित हो जाता है तो पृथ्वीराज चौहान इसे बंदी बना लेता है। लेकिन मोहम्मद गौरी इससे माफ़ी मांग लेता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान इसको माफ़ कर देता है, और कहा था फिर दोबारा नहीं आना, छोड़ देता है, और वापस ये चला जाता है, और उत्तर भारत में अपनी सेना को सशक्त करता है, दोबारा से मजबूत करता है। एक बार फिर से उसने अटैक करने की सोची थी। भाई पहली बार तो इसने माफ़ कर दिया था, किसने, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ कर दिया। भाई इसने माफ़ी मांग ली थी। भाई कोई इंसान सामने से अगर माफ़ी मांगता है उसको माफ़ किया जाता है। तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद वे दोबारा गया और अपनी सेना को मजबूत किया, सशक्त किया। लेकिन उसके 1 साल बाद ही 1192 में होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। 1192 में होता सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में कौन सा होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। तो लिखो तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में होता, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, तो ये पराजित होते हैं इसमें, क्योंकि इस बार जो होता है मोहम्मद गौरी की जो सेना थी किस पर भारी पड़ी थी, पृथ्वीराज चौहान पर भारी हुई थी। ठीक है, और इसका बेटा जो था, ठीक है ना, गोविंद राय, इसको भी बंदी बना लिया था, किसने, मोहम्मद गौरी ने। क्योंकि पहले युद्ध में जो इसकी सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन था, इसी का छोटा भाई था, छोटा भाई था। ठीक है ना, छोटा भाई था, सॉरी, इसका जो छोटा भाई था गोविंद राय, उसने साथ दिया था फर्स्ट बैटल में। लेकिन जो सेकंड बैटल था इसमें मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था, इसमें जो मोहम्मद गौरी का जो साथ दिया था वो दिया था किसने, राजा जयचंद ने। क्यों दिया था उसकी कहानी समझो भाई, इसका साथ इस हिंदू शासक ने कैसे दिया, तो इस चीज की कहानी मैं अभी आपको बताता हूं। भाई जब फर्स्ट बैटल हो गया था तो इस फर्स्ट बैटल के बाद मोहम्मद गौरी का ध्यान किस पर गया था, यूपी में एक वंश चला करता था, यूपी के कन्नौज में। ठीक है ना, तो यूपी के कन्नौज में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था गढ़वाल वंश। इसी गढ़वाल वंश का शासक था राजा जयचंद, और इसकी बेटी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। तो बस इसी संयोगिता से प्यार करता था कौन, इसी संयोगिता से प्यार करता था पृथ्वीराज
चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान प्यार करता था राजा जयचंद की बेटी से संयोगिता से, लेकिन जो राजा जयचंद था वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था पृथ्वीराज चौहान को, और इसीलिए इसकी जल्दी से शादी हो जाए संयोगिता की, इसीलिए ने अपने दरबार में एक स्वयंवर रचा। ठीक है, उस स्वयंवर में जो भी इसके लिए उचित वर होगा उस स्वयंवर के माध्यम से उसको चुना जाएगा। जैसे ये बात किसको पता पड़ी? पृथ्वीराज चौहान को। तो बस क्या था, पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर आता है और भरे स्वयंवर से जो इसकी बेटी थी संयोगिता इसको उठाकर ले जाता है। बस यही बात पसंद नहीं आती है किसको? राजा जयचंद को। बस राजा जयचंद ही दूसरे युद्ध में, जो दूसरा युद्ध होता है किसका? तराइन का, ये जो राजा जयचंद था वो मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता और मोहम्मद गौरी की मदद करता है किसको मरवाने में? जो पृथ्वीराज चौहान था। बस फिर क्या था, जब इसकी हेल्प की 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, पराजित किया और उसको बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान को, और अपने देश यानी कि गौर ले गया था। क्योंकि जो इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे उस टाइम पीरियड में, क्योंकि चंद्रबरदाई लिखता है कि मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था और उसे अपने देश गौर ले गया था। जब उसे गौर ले गया था तो गौर में ही उसने एक प्रतियोगिता आयोजित कराई थी अपने दरबार में। ठीक है, मतलब वो खेलों का बहुत ज़्यादा शौकीन था एक तरीके से, तो उसने एक प्रतियोगिता आयोजित कराई थी तीरंदाजी की। तो उसी तीरंदाजी का फ़ायदा उठाते हुए जो चंद्रबरदाई कहता है कि हमारे जो राजा हैं वो बहुत अच्छा धनुष बाण चलाना जानते हैं, यहाँ तक कि उनको शब्दभेदी बाण चलाने आते हैं। शब्दभेदी बाण होते हैं किसी की आवाज़ को सुनकर टारगेट को भेदना, एक तरीके से मतलब निशाना लगाना, अपना टारगेट को भेदना, मतलब आँखों पे पट्टी लगी हो, शब्दभेदी हो, केवल शब्द सुनकर जो बाण चलाया जाता है टारगेट पर वही होते हैं शब्दभेदी बाण। तो ये बात जब मोहम्मद गौरी को पता चली कि जो पृथ्वीराज चौहान है शब्दभेदी बाण चलाने जानते हैं, किसके द्वारा पता चली? जो चंद्रबरदाई था उसके द्वारा। तो पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। और जब ही चंद्रबरदाई कहता है कि 4 बांस 24 गस्त अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है चूक मती सुल्तान, तो ये कविता जो ये लाइन कही गई थी दो, ये चंद्रबरदाई के द्वारा कही गई थी। 4 बांस की दूरी 24 गज, सुल्तान है ताऊ पर सुल्तान बैठा चूक मती सुल्तान, कहने का मतलब चूक मत जाना सुल्तान। तो बस जैसे ही ये बात इसको बोली गई किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के कानों में ये बात पड़ी। तो फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने अपना वाण चला दी और जाकर कहाँ पर लगे? सीधे सुल्तान मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी में ही ढेर हो गई। तो चंद्रबरदाई लिखते हैं ऐसे अपनी पृथ्वीराज रासों में। लेकिन जो मिन्हाजुस सिराज था जिसकी एक पुस्तक थी तबकात-ए नासरी, कौन सी थी? तबकात-ए नासरी, तो वो लिखते हैं इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने इसको पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का एक मत भी यह है कि मोहम्मद गौरी जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को अपने अधीन रहकर अजमेर में शासन करने दिया। कहने का मतलब जो पृथ्वीराज चौहान जो होंगे वो हमारे अधीन काम करेंगे। इसीलिए जो इसके अवशेष मिलते हैं, इसके अधीन होने के जो अवशेष मिलते हैं वहाँ से मिलते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान के जो सिक्के थे उसकी तरफ एक तरफ मोहम्मद शाम लिखा हुआ मिलता है, तो उसी सिक्के से कुछ इतिहासकारों ने ये आइडिया लगाया कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने अजमेर में मोहम्मद गौरी के अधीनता स्वीकार की थी और इन्हीं के अधीन रहकर ये काम किया था। ठीक है ना, कहने का मतलब इन्हीं के अधीन रहकर शासन किया था, क्योंकि जो सिक्के मिलते थे उसी सिक्के से यही अंदाज़ा लगाया था उन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, लिखो, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद होता है हमारा, ये कहानी आपको आई होप समझ में आई हो, छोटी सी थी लेकिन समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना।
उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था उसने भारत पर किसकी स्थापना की? 1192 में ही अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने भारत में, मुस्लिम साम्राज्य की, ठीक है ना, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करी 1192 में ही। और 1192 में ही इसके साथ एक प्रसिद्ध सूफी संत आते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। कौन आते हैं? नहीं सॉरी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, इन्हीं के टाइम पीरियड में आते हैं 1192 में ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कब आते हैं? 1192 में ही आते हैं। ये इन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कहाँ पर आए थे? अजमेर में आए थे। इन्होंने अपनी कुटिया जो बनाई थी वो अजमेर में अपनी कुटिया बनवाई थी, ठीक है ना, अजमेर में इन्होंने अपनी कुटिया बनवाई थी। ये बहुत ही बड़े सूफी संत थे उस टाइम पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत में आए थे। कहने का मतलब 1192 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, 1192 में ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। किसके साथ आए थे? ये जो मोहम्मद गौरी था उन्हीं के साथ ये भारत आए थे, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी के साथ ही ये भारत आए थे। लिखो, उसके एक साल बाद ही 1192 यानी कि 1193 ईस्वी में, उसके 1192 हो गई, 1193 ईस्वी में, 1193 ईस्वी ने मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। हाँ, तो 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली पर अधिकार किया, ठीक है ना। तो उतारो जल्दी से, मिटा दूं? जब 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था, उसी के एक साल बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा। 1194 में किस पर आक्रमण किया था? राजा जयचंद पर। तो इसने कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ था? भाई एक बात बताओ, जब मोहम्मद गौरी का साथ दिया था राजा जयचंद ने, तो राजा जयचंद ने इसका साथ दे दिया, तो राजा जयचंद को साथ पाया, जब तो मोहम्मद गौरी जीता था। उसी के बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किस पर आक्रमण किया? राजा जयचंद पर। तुझे चोरी छोड़ दूं मैं, ठीक है ना, राजा जयचंद पर। फिर क्या था? राजा जयचंद की इसमें हार हुई, राजा जयचंद की इसमें हार हुई। और इस युद्ध में इसका साथ किसके दिया था? भाई मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था ये युद्ध, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पराजित किया किसको? राजा जयचंद को, और इसकी हार हुई। इसी युद्ध में इसका मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और साथ ही साथ इसका दामाद भी था, ठीक है ना, यानी कि इसकी पुत्री से मोहब्बत करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, या दामाद भी था इसका, ठीक है ना। इसी ने इसमें इसकी मदद की थी, चंदावर के युद्ध में इसकी मदद की थी, काफ़ी ज़्यादा इसने मतलब सैनिकों मारा था, इसी की इसमें मोहम्मद गौरी की मदद की थी चंदावर के युद्ध में, ठीक है। ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का, ठीक है ना। और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने अपना क्या बनाया था? सेनापति बनाया था, सेनापति बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना सेनापति बनाया था, किसने? मोहम्मद गौरी ने। जब सेनापति बनाया था तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य का केयर टेकर बनाकर वापस कहाँ चला गया था? गौर चला गया था,
ठीक है ना, गौर साम्राज्य लौट गया था। तो अब शुरुआत होती है 1194 से, जब चंदावर का युद्ध हुआ 1206 तक। जब 1194 से 1206 तक, 1194 में 1194 से 1206 तक इसको केयर टेकर बनाकर चला गया था, ठीक है ना। केयर टेकर कहाँ का? दिल्ली का। कौन बनाकर चला गया था? मोहम्मद गौरी। वापस कहाँ चला गया था? गौर साम्राज्य चला गया था, ठीक है ना। तो बस फिर क्या था, मोहम्मद गौरी जब चला गया था तो 1194 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको इतिहास में कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना। लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1194 में, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई थी, जिसको कहते हैं हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम, जो दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी। दिल्ली सल्तनत में मुस्लिमों की पहली मस्जिद थी, ऐसे समझो, मुस्लिमों की पहली मस्जिद थी, जो किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। किसने? कहाँ पर बनवाई थी? दिल्ली के महरौली में बनवाई थी। ये कहाँ पर बनवाई थी? दिल्ली के महरौली परिसर में, ठीक है ना, महरौली में, जहाँ पर आज कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार परिसर में ही क्या बनवाई थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, जो दिल्ली में मुस्लिमों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, ठीक है ना। याद रखना, उतारो इसे जल्दी से। लिखो 1196 से 1200 ईस्वी तक, 1196 से 1200 ईस्वी तक इसने दूसरी मस्जिद बनवाई थी, सेकंड मस्जिद। क्या बनवाई थी? इसने बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनवाया था इसने? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। इतनी जल्दी थी इस शासक को, तो ये मात्र केवल 2.5 दिन में बना दिया था। किस दिन में? 2.5 दिन में झोंपड़ा बनवा दिया था। और ये कहाँ पर बनवाया था? राजस्थान के अजमेर में बनवाया था ये, राजस्थान के अजमेर में, ठीक है ना। और ये किसके स्थान पर बनवाया था? तो हमें पता है उस समय राजस्थान में एक वंश चला करता था, चौहान वंश, ठीक है ना। चौहान वंश में एक शासक था विग्रहराज। क्या था? कौन थे? विग्रहराज, ठीक है, जिनको हम बिलान देव कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिलान देव। बिलान देव इनका उपनाम था, ठीक है ना, विग्रहराज, ठीक है। तो विग्रहराज का ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, इन्हीं विग्रहराज के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय। इसके स्थान पर बनवाई थी क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किसने बनवाई थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भाई सारा राजपाट तो इसी को सौंप गया था, अपने सेनापति और दामाद और गुलाम को। कौन? मोहम्मद गौरी। कब? 1194 में, जब चंदावर का युद्ध लड़ा। 1194 से 1206 ईस्वी तक कौन शासन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर 1206 से 1210 तक भी यही शासन करेगा, जब इसको भारत का, दिल्ली का राजपाट मिल जाएगा। किसके द्वारा? जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाएगी, खोखर जाटों के युद्ध में मारा जाएगा वो, ठीक है ना। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मस्जिद जो बनवाई थी वो दिल्ली के महरौली में बनवाई थी, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, जो भारत में मुस्लिमों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। और उसने दूसरी जो मस्जिद बनवाई थी वो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था, जिसे मात्र 2.5 दिन में ही बना दिया गया था। इतिहासकारों का मत है कि इसे 2.5 दिन में बना दिया गया था। और ये राजस्थान के अजमेर में बनवाई गई थी। और ये किसके स्थान पर बनवाई गई थी? तो चौहान वंश के शासक ही हुआ करते थे, जिनका नाम था विग्रहराज, जिनको हम बिलान देव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिलान देव नहीं, सॉरी, बीसल देव बोलते हैं इनको, बिलान नहीं, बीसल देव।
हाँ बीसल देव कहते हैं इन्हें, बीसल देव बोलते हैं इन्हें, सॉरी, ठीक है ना। तो विग्रहराज या बीसल देव का ही, बीसल देव के इस जो एक विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय, तो इसी के स्थान पर बनवाई थी इन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। लिखो उसके बाद, उसके एक साल बाद 1195 ईस्वी में, लिखो 1195 ईस्वी में उसने यूपी के अलीगढ़ पर अधिकार किया। 1195 में, 1194 के बाद 1195 में यूपी के अलीगढ़ पर अधिकार किया, यूपी के अलीगढ़ पर अधिकार किया। यूपी के अलीगढ़, जिसका पुराना नाम ही क्या था, अलीगढ़ का पुराना नाम कोइल था। क्या नाम था इसका? कोइल। अब नया नाम क्या अलीगढ़ का? हरिगढ़। किसने चेंज किया? ठीक है। तो मैंने बात की उसके एक साल बाद 1194 में, जब वो बैठा कहाँ पर, दिल्ली का राजपाट मिला किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके एक साल बाद ही 1195 में यूपी के अलीगढ़ पर अधिकार किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। लिखो 1196 ईस्वी में, इसके एक साल बाद 1196 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था। रणथंबोर पर आक्रमण किया था। रणथंबोर जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। तो 1195 में यूपी के अलीगढ़ पर अधिकार किया और 1196 में रणथंबोर किले को जीता था इसने, ठीक है, क्योंकि रणथंबोर किले पर आक्रमण किया था। और इसी वर्ष ने ग्वालियर को भी जीता था 1196 में। लिखो 1196 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंबोर, राजस्थान और ग्वालियर पर अधिकार किया था, ठीक है। और वहीं से लिखो उसके बाद 1197 ईस्वी में, इसके एक साल बाद ही लिखो भाई 1154 में रणथंबोर पर आक्रमण किया और साथ ही साथ किसको लूटा था? ग्वालियर को लूटा था। ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था, ठीक है ना। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लिखो 1197 यानी कि 1197 में, 1197 ईस्वी में, कब? 1197 ईस्वी में गुजरात के अनहिलवाड़ पर लूट की थी इसने। गुजरात के अनहिलवाड़ में जाकर लूट की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और यही इसी लूट के पैसे से, इसी लूट की संपत्ति से इसने एक गुलाम खरीदा था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गुलाम खरीदा जिसका क्या नाम था? इल्तुतमिश, ठीक है। और ये इल्तुतमिश ही इतिहास में गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसे, ठीक है। इतिहास में इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। क्योंकि हम सब जानते हैं गौरी का गुलाम कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। जिसे कहाँ से खरीदा था? किसकी? जो 1197 में गुजरात विजय से जो लूट की थी, उसी लूट के पैसे से किसको खरीदा था? एक गुलाम खरीदा था जो इल्तुतमिश था, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनेगा। एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश, ठीक है। और इसे ही इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इतिहास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्पेशली एक टॉपिक है बरकरार। आगे चलते हैं हम क्लास में अपने बात, ठीक है ना। लिखो 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी में, पॉइंट बना के लिखो, 1202 ईस्वी में चंदेल शासकों के परमार्दी देव को पराजित किया था इसने। जो 1202 ईस्वी में जो आक्रमण किया था वो चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था। और साथ ही साथ मालवा और खुजराहो पर भी अधिकार किया था। कब? 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैंने बताया था 1197 में गुजरात के अनहिलवाड़ में लूट की और इसी लूट की संपदा से एक गुलाम खरीदा जिसका नाम था इल्तुतमिश। एक स्लेब खरीदा था, ठीक है ना, इल्तुतमिश। और इसी इल्तुतमिश को इतिहास में गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1197 में ही उसने, उसके बाद 1202 ईस्वी में इसने क्या रहा? चंदेल के परमार्दी देव को पराजित किया। मालवा और
मालवा और किसको, खजुराहो क्षेत्र पर अधिकार किया था। ठीक है ना, लिखो इन 1202 के बाद 1204 ईस्वी में, लिखो लिखो 1204 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम हुआ था जिसका नाम था, 1204 में मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। ये अपने बंगाल मिशन पर गया था। किस मिशन पर, बंगाल मिशन पर। ठीक है ना, इसे बंगाल मिशन पर भेजा था अपने शासनकाल में। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भेजा था। और ये गुलाम किसका था, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसके 4 गुलाम हुआ करते थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, बख्तियार खिलजी था, यलदौज था और कुबाचा था। ये 4 गुलाम किसके थे, मोहम्मद गौरी के थे, जिनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुलाम था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका दामाद था, इसलिए उसको दिल्ली का राजपाट देकर गया था। कौन, मोहम्मद गौरी। उसी का एक और गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय और साथ ही साथ ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये क्या थे, तीनों के दोनों शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ये जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, इनको ध्वस्त करने का काम किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। जो बख्तियार खिलजी था ये अपने बंगाल मिशन पर जब गया था उसी दौरान, जो पूर्व की ओर था, तो इसी दौरान इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और उस समय बख्तियार खिलजी जब बंगाल और बिहार के साथ साथ, बंगाल पर भी था और बिहार में भी मिशन था, तो उस समय एक डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करती थी यहाँ पर जिसका नाम था सेन वंश। क्या नाम था, सेन वंश। तो सेन वंश चला करता था यहाँ पर, और सेन वंश में ही एक शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। ठीक है ना, तो इसने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था और यहाँ से सेन वंश का अंत किया था। ठीक है ना, और इस पर अधिकार किया था। किस पर, सेन डायनेस्टी पर। बंगाल मिशन पर गया, बंगाल और रास्ते में बिहार। ठीक है ना, तो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। ठीक है, और इसका अंत किया, किसका, सेन वंश का। इसी सेन वंश की राजधानी हुआ करती थी ददिया। क्या नाम है, नादिया, सॉरी, नादिया राजधानी हुआ करती थी सेन वंश की उस टाइम पे। ठीक है ना, नादिया। और इसका संस्थापक कौन था, सेन वंश का। अगर मैं सेन वंश के संस्थापक की बात करूं, साथ ही साथ संस्थापक की बात करूं, तो इसके थे सामंत सेन। कौन थे, सामंत सेन इनके संस्थापक थे। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में, लिखो जब राजधानी नादिया पर इसका अधिकार हुआ था, लिखो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत वापस आता है। 1205 में मोहम्मद गौरी की वापसी होती है। वापसी कहाँ पर, भारत में। 1205 में मोहम्मद गौरी भारत वापस आता है। लगभग 1 वर्ष तक भारत में रहकर वापस लौट रहा था। 1 वर्ष तक, लगभग 1 वर्ष तक ये भारत में रहा। 1 वर्ष तक ये भारत में रहा। और 1206 ईस्वी में जब ये लौट रहा था तो कश्मीर में खोकर जाटों का विद्रोह हो गया। खोकर जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया। जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। और इसी, जब ये मोहम्मद गौरी कश्मीर से जा रहा था 1206 ईस्वी में, पहले 1205 ईस्वी में आया। ठीक है, 1205 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसको अपने साथ ले गया। उससे प्रभावित हुआ कौन, मोहम्मद गौरी। जब ये 1 साल तक रहा तो उसके बाद जब 1206 में कश्मीर के रास्ते जा रहा था तो खोकर जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया था और इसको बचा कर ले गया था कौन, इल्तुतमिश। और ये बुरी तरह घायल हो गया था। और 1206 में ईस्वी में ही इसके अपने देश में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, मोहम्मद गौरी की।
मृत्यु हो गई मोहम्मद गौरी की। ठीक है ना, कहाँ पर हुई थी? अफगानिस्तान के गौर में ही हुई थी, ठीक है ना, और गौर में ही इसका मकबरा है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था और आगे हम बात करेंगे जब दिल्ली का केयर टेकर कौन था, दिल्ली का शासन की स्थापना करेगा इसी का गुलाम कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की। तो कल नए टॉपिक से हम अपनी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक मिले, कमेंट मिले, अपना फीडबैक ज़रूर दें अच्छा सा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इनको शेयर करें। जिसकी टॉपिक क्लियर नहीं है या यूपी पुलिस, आरपीएफ और एसआई की कोई सी भी जॉब हो, एसआई की जो भी भर्तियाँ आएंगी, चाहे फिर वो यूपीएसआई हो, चाहे वे फिर वो आरपीएफ एसआई हो, और ये सीजीएल तक भी रिलेवेंट है, ठीक है ना। तो ये जिसका नहीं हुआ कंप्लीटली, एक बार फिर से इसको आप कर लें, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम जॉब। थैंक यू सो मच।